नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। दोपहर के 1 बज चुके हैं और चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और चुनाव का घंटा बजते हुए बता रहा है कि प्रियंका गांधी इस समय मंडला में है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। आने वाले दिन एमपी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी अहम रहने वाले हैं और ऐसे में हम आपको चुनाव से जुड़े पल पल के अपडेट को देते रहेंगे। देखिए हमारा खास बुलेटिन चुनावी घंटा। सबसे पहले इलेक्शन अपडेट देखिए। तो चलिए इलेक्शन एक्सप्रेस सबसे पहले आपको बता देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं मंडला से, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं। तो मंडला में प्रियंका गांधी की चुनावी हुंकार सभा को कर रही संबोधित। कमलनाथ समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर होगा मंथन। प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। इधर भोपाल में भी बीजेपी की बड़ी बैठक आज। केंद्रीय चुनाव समिति से पहले आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। मैयर बीजेपी विधायक ले सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता। नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। 14 अक्टूबर को हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। और देवास में टिकट से पहले दीपक जोशी का विरोध तेज। खातेगांव में लगे पोस्टर्स। हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए हैं शामिल। पोस्टर में क्रॉस कर लिखा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तस्वीरें मिल रही हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और वो अल्मोड़ा के एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थान पर हैं इस समय। देखिए वहाँ मुआयना कर रहे हैं। जागेश्वर धाम इस जगह का नाम बताया जा रहा है जहाँ प्रधानमंत्री हैं। और ये देखिए आप वो आगे बढ़ते पूजन हुए अर्चन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है जिसे, और वहाँ स्मृति चिन्ह। और ये देखिए आप प्रधानमंत्री कुछ उन धरोहर का भी मुआयना कर रहे हैं जो बहुत प्राचीन है और सनातन परंपरा की आस्था और परंपरा का केंद्र है। और ये विधिवत पूजा अर्चन और ये अभिषेक प्रधानमंत्री तो भगवान शिव। और ये भी एक संयोग है कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हमने कुछ इसी मुद्रा में देखा था। हरिद्वार में गंगा तट के किनारे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए कुछ नोट कर रहे थे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान शिव उनकी आस्था के केंद्र में माने जाते रहे हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें कैलाश पर्वत को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैं गंगा किनारे सीएम शिवराज, 2 दिन पहले की तस्वीर। और ये प्रधानमंत्री का प्रणाम कैलाश पर्वत को। तो संभवतः ये उत्तराखंड का वो स्थान है जहाँ से कैलाश पर्वत दिखाई देता है। और माना ये भी जाता है कि एक कोई मार्ग भी तलाशा जा रहा है यहाँ से कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए भी और कैलाश पर्वत तक पहुँचने के लिए भी। तो ये दोनों ही राजनेता 5 राज्यों के चुनावों के पहले भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा के संग्रहण और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक आध्यात्मिक शक्ति अपने भीतर समाहित करने के लिए। चलिए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जया, उनसे परिचित हो लेते हैं हम। जी बिल्कुल। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से भी 2 मेहमान हमारे साथ हैं। उमेश घोरमोड़े जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। और अंशुल
मिश्रा जी हैं हमारे साथ, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, मंडला में जिस तरह से हमने सुना प्रियंका गांधी जी को, और उनका कहना है सारे आरोपों का केंद्र बिंदु, जैसे एक दिन पहले राहुल गांधी के आरोप थे महाकाल मंदिर घोटाला, तथाकथित भ्रष्टाचार, और उसी के साथ तेंदुपत्ता की राशि भी उन्होंने छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में 4,000 रुपये करने का आश्वासन भी आदिवासी समूह, महिला और पुरुष जो वहाँ एकत्रित हैं उनको दिया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका जी अपने मन मर्जी से भाषण देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता के सामने जब कोई बात कही जाती है तो जनता आपको तोलती है आपके पूर्व के इतिहास के संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेके 2003 के बीच में ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही है, तो उस दौरान क्या किया है, चाहे तेंदुपत्ते की श्रमिकों की बात हो, चाहे आदिवासी मित्रों की बात हो, जी हर स्तर पे क्या काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको निश्चित तौर पर जनता तोलेगी। और मैं नहीं समझता है कांग्रेस पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी इस संबंध में है। जितेंद्र जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, आज प्रियंका जी ने जो बात की है वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की धरती से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों आदिवासी वर्ग के लिए की है। आज उन्होंने अपना वो रिश्ता बताया है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ इंदिरा जी का था। आज उन्होंने वो बात की है कि मध्य प्रदेश में कैसे आदिवासियों को मजबूत किया गया था, उनको जल जंगल जमीन की बात की है जो उन्हें प्रदान किया गया था, भू अधिकार, उनको पट्टे, सारी की सारी सूची आज प्रियंका जी ने सामने रख दी है। उन्होंने आदिवासियों को बताया है कि किस तरीके से ये मध्य प्रदेश की सरकार 18 सालों से उनका शोषण कर रही है। 250 रुपये राखी बंधवाने के देकर किसी महिला के जीवन में उन्नति नहीं लाई जा सकती, चप्पल देकर के किसी महिला के भविष्य का खुशहाली नहीं लाई जा सकती, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है। आज उन्होंने बताया है कि जो सिलेंडर की बात की जा रही है, जो उनको 1,000 रुपये 1,250 रुपये की बात की जा रही है, ये 18.5 साल तक शोषण करने वाली सरकार आज जो कह रही है ये सिर्फ लॉलीपॉप है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अंशुल मिश्रा जी, आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका जी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण कुछ इस तरह दिया कि जैसे वहाँ आदिवासियों के लिए काफ़ी बेहतर पहल हो रही है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के साथ बड़ा अच्छा एक समन्वय प्रियंका जी का देखा गया है, और जिस तरह छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपये बोनस की बात है, उसी तरह की बात मध्य प्रदेश में करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। आप किस तरह देखते हैं? जी अंशुल जी। महोदय, न केवल सिर्फ और सिर्फ आदिवासी भाइयों के लिए, बाकी हर एक वर्ग के लिए जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने काम किया है, वह मैं समझता हूं भूतो न भविष्यति ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। जब महोदय हमें सरकार प्राप्त हुई थी तो एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सन 2018 में आरबीआई यह कहता था कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ में कई सारे आदिवासी भाई ऐसे होते हैं जिनका जो सामान होता है जिनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आरबीआई यह कहता था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई जो हैं उनकी खुद की जंगल और जमीन उसको किसी कॉरपोरेट मित्रों को दे दिया जाता है। जब हमें सरकार प्राप्त होती है तो छत्तीसगढ़ जो आदिवासी हितैषी सरकार है, सबसे पहले उनकी जो जमीन होती है उनको वापस दिलाने का काम अगर कोई करता है तो भूपेश दाऊ की सरकार करती है। और जो आपने एक बोरा प्रति मानक 4,000 रुपए की बात कही, वो पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते हुए जनता जनार्दन के साथ खड़े होते हुए सोई हुई सरकार से यह बोला करती थी जब हमें सरकार प्राप्त होती है तो उनको जेब में पैसा डालने का काम हम ये करते हैं। और ये क्या बात हो रही है मेरे हिंदुस्तान में? ये बात उसी की तो हो रही है जो आदरणीय गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज की परिसंकल्पना क्या हो सकती है। ग्राम स्वराज की परिसंकल्पना यही तो है। ग्राम स्वराज के तहत जो चलिए एक क्विक रिएक्शन उमेश घोरमोड़े जी का भी। उमेश जी, आपके मित्र कह रहे हैं कि 15 सालों के संघर्ष के बाद आदिवासियों को उनका हक दिलाने की तरफ सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बढ़ी है। प्रियंका गांधी के वक्तव्य पर भी और कांग्रेस की टिप्पणी, अंशुल जी की टिप्पणी पर भी आपका रिएक्शन। उमेश जी। जी देखिए, इस देश की जनता ने देखा है, दादी आदरणीय इंदिरा गांधी ने पूरे देश भर के अंदर में सेलेक्टिव राजनीति करने का काम किया, और किस प्रकार से प्रियंका वाड्रा जी आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सेलेक्टिव राजनीति खेलने का काम कर रही है। वो मध्य प्रदेश में जाकर के चरण पादुका जो आदिवासियों को चप्पल दी जाती है उस पर वो बयान देती है,
और वो इस पर कुछ नहीं कहती हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में वही चरण पादुका योजना बंद कर दी जाती है। मैं समझ सकता हूं जिन नेताओं के लिए, जिन गांधी परिवार के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाए और उनको उस गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर चलाया जाए, वो आदिवासियों की पीड़ा को कैसे समझेंगे। चरण पादुका योजना हमने इसलिए लाई थी कि जो आदिवासी भाई हैं, जो बहन हैं, वो जंगलों में जाते हैं, उनके पांव में कांटे चुभते हैं, तरह तरह की परेशानियां होती हैं और यदि ध्यान ना दिया जाए तो गैंग्रीन जैसे रोग भी हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ में इसके तमाम उदाहरण रहे जिससे मौत तक हो जाया करती थी। इस पीड़ा को गांधी परिवार के लोग नहीं समझ सकते हैं और किस प्रकार से ये आदिवासियों की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासी भाइयों बहनों से स्थानीय आरक्षण छीना जाता है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की भर्ती के रूप में सीधे आदिवासियों को लाभ देने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार कर रही थी, उसे कांग्रेस की सरकार छीनने का काम करती है। उस पर प्रियंका वाड्रा जी ना मध्य प्रदेश में कुछ बोलती है ना छत्तीसगढ़ में कुछ बोलती है। आरक्षण के नाम पर राजनीति होती है। छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर आदिवासी भाइयों बहनों को छला जाता है, तेंदुपत्ते के नाम पर सीधे तौर पर छला जाता है। जब यहाँ पर वो आती हैं तो भरोसे की बात करती हैं, ये बात अलग है। कांग्रेस का भरोसा आज टूट गया है, जनता बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है। चलिए उमेश जी, लौटेंगे दूसरे चरण की तरफ। अभी आपके छत्तीसगढ़ की ही एक महत्वपूर्ण खबर पर बात कर लेते हैं जो हमें बताएंगी जया। बिल्कुल, तो महासचिव प्रियंका गांधी मिशन मध्य प्रदेश पर है, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की भी, जहां सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। नवंबर में होने जा रहे चुनाव के दौरान 13 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा और सबसे ज्यादा कड़ा होगा। इन चर्चित सीटों में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर में 20 सीटें और 17 नवंबर को 70 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने अब सारा फोकस चुनाव प्रचार पर लगा दिया। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। 2018 में कांग्रेस ने 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को हराकर यहां की कुर्सी हासिल कर ली थी, लेकिन ऐसे में लोगों की नजर अब इन सीटों पर है, जहां हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटें हैं और जहां सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। और इनके बारे में हमें बताएंगी जया प्रशंसा, जो हमारी साथी हैं, मुस्तैद हैं पूरे आंकड़ों के साथ। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 13 हॉट सीट ऐसी है जहां पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कौन सी है वो 13 हॉट सीट जिस पर सभी की नजर रहेगी। देखिए, पाटन, राजनांदगांव, अंबिकापुर, ये 13 हॉट सीट है जिस पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा रहने वाला है। कोटा, कोंडागांव, रायपुर शहर, दक्षिण, तो 13 हॉट सीट आपको बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रहेगी। और देखिए, दुर्ग ग्रामीण भी 13 हॉट सीट में शामिल है। शक्ति की बात कर ले, चाहे हम कवर्धा की बात कर ले, तो देखिए इन सीटों पर सभी की नजरें रहेगी। और यहाँ पर देखिए साजा, आरंग, खरसिया, 13 हॉट सीट में ये सीटें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला होने वाला है कांग्रेस बीजेपी में वो काफी ज्यादा कड़ा, क्योंकि यहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री भी प्रत्याशी हैं। जांजगीर चांपा की बात कर ले, कोंडागांव, शक्ति, ये वो सीटें हैं जहां पर हम मुकाबला देखेंगे विधानसभा चुनाव में काफी कड़ा देखने को मिलेगा। पाटन की बात कर ले, सीएम भूपेश बघेल यहाँ से विधायक है। और देखिए पाटन क्यों हॉट सीट है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व सीएम भूपेश बघेल करते हैं। 1993 से चुनाव लड़ रहे सीएम भूपेश बघेल, इसलिए दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होगा। सीएम यहाँ से 5 बार जीत भी दर्ज कर चुके हैं। 2008 में भतीजे विजय बघेल को यहाँ से जीत मिली थी। एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में है, इसलिए पाटन खास हो जाती है। राजनांदगांव क्यों खास है, रमन सिंह का ये गढ़ माना जाता है। एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 साल के कार्यकाल में राजनांदगांव पे, इसलिए सभी की नजर रहेगी। 2018 से लगातार जीत दर्ज कर रहा है, बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है। अगली सीट कौन सी है, देखिए कवर्धा पर भी सभी की नजरें हैं। कवर्धा भी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि वर्तमान में मंत्री मोहम्मद अकबर के पास ये सीट है, कांग्रेस के पास ये सीट है। 2018 में पहली बार इस सीट से मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव लड़े थे, जीत दर्ज की थी। लगभग देखिए 60,000 के अंतर का ये मुकाबला रहा था, काफी ज्यादा वोट उन्हें यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगली सीट कौन सी है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। साजा, साजा पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे यहाँ से विधायक है, प्रभावशाली ब्राह्मण नेता माने जाते हैं रविंद्र चौबे। बीजेपी ने यहाँ से ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा है, 7 बार विधायक रह चुके हैं चौबे। और यहाँ पर साजा का जो मुकाबला रहेगा वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। अगली सीट देखिए अंबिकापुर है, 13
हॉट सीट आपको बता रहे हैं, अंबिकापुर भी उसमें शामिल है। टीएस सिंहदेव के पास ये आदिवासी बहुल सीट है, इस पर भी मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर किसको मैदान में उतारती है ये देखने वाली बात होगी। 2008 में पहली बार जीत हासिल की थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर टीएस सिंहदेव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली देखिए विधानसभा सीट कोंडागांव एसटी के लिए आरक्षित है। वर्तमान में मोहन मरकाम यहाँ से विधायक हैं। 2023 और 2018 में उसेंडी को उन्होंने हराया था। लगातार उनकी जीत दर्ज यहाँ पर हो रही है। उसेंडी को हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया था और देखिए वर्तमान में मोहन मरकाम के पास ये सीट है और 2023 में किसके पास होती है वो भी देखने वाली बात होगी। अगली हॉट सीट कौन सी है? दुर्ग। अगली हॉट सीट दुर्ग ग्रामीण है। मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास ये सीट है। ओबीसी वर्ग से ये आते हैं और यहाँ पर भी जो मुकाबला रहेगा वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जया के विश्लेषण करेंगी इन 13 हॉट सीटों पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशंसा। तो देखिए जो हॉट सीटें हैं उन पर सभी की नजरें टिकी हुई है और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जो इस वक्त मौजूद हैं। सर बिल्कुल, सबसे पहले फिर एक बार हम चलते हैं अंशुल जी की तरफ और उमेश जी की तरफ। सबसे पहले उमेश जी आपकी तरफ, इस बार आप चुनौती का दावा कर रहे हैं और आपका ये भी दावा है कि सरकार में आप वापसी करेंगे। पिछले चुनाव की कड़वी पराजय को जो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह का प्रचंड जनादेश हासिल किया था, सभी हक्के बक्के थे कि ठीक है जय पराजय हिस्सा है, लेकिन शायद एंटी इनकम्बेंसी और तमाम फैक्टर रहे। इस बार ये जो 13 हॉट सीट हैं, ये तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के कारण हॉट सीट बनी हुई हैं और यहाँ बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे डॉक्टर रमन सिंह की मैं बात कर लूँ, साजा में आपने जो 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ था उसमें जिस युवक की मृत्यु हुई थी, उसी के पिता को आपने रविंद्र चौबे जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। अकबर साहब की चुनौती जो है वो भी बड़ी मजबूत है। भूपेश बघेल जी की चुनौती जाहिर तौर पर बहुत मजबूत है और उन्हीं के भतीजे विजय बघेल उनको चुनौती दे रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं कि बीजेपी अगर वापसी का दावा कर रही है तो आप मानते हैं कि इन 13 हॉट सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर ही नहीं देगी बल्कि नतीजों में भी उलटफेर कर सकती है? देखिए, केवल इन 13 सीटों का विषय नहीं है जिसे आप हॉट सीट बता रहे हैं। हमारा फोकस सभी 90 सीटों पर है और हमारे कार्यकर्ता सभी 24,000 बूथों के अंदर में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने के लिए संकल्प लेकर के जुट चुके हैं और इसीलिए हमने अपने 85 प्रत्याशी आज मैदान में उतार दिए। कहीं ना कहीं डरी, सहमी, भयभीत और आपसी संघर्षों से जूझ रही कांग्रेस आज तक अपने टिकटों की घोषणा तक नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से आपने 13 अलग अलग सीटों का यहाँ पर विवरण दिया, उसमें आपने सबसे पहले पाटन का जिक्र किया, तो मैं एक एक सीटों का जिक्र करते हुए आता हूं। और पाटन इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां से चुनाव मैदान में हैं और यूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित पूरी कांग्रेस यहां पर दावा करते और डींगे हाँकते नहीं थकती कि अब की बार 75 पार, लेकिन 5 सीटों पर भी ये टिकट की घोषणा कर पाने में असमर्थ है। मैं तो खुली चुनौती देता हूं, आपकी जो टिकट वितरण की कमेटी है, आपके नेता है, वो निर्णय करते रहेंगे। आप जरा साहस दिखाइए, पाटन के अंदर से कौन लड़ेगा इसकी तो घोषणा कर दीजिए। क्विक रिएक्शन चाहूंगा उमेश जी, क्योंकि वक्त कम है, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए क्विक रिएक्शन फिर उमेश मैं चलूंगा मयंक जी की तरफ। जी उमेश जी जल्दी पूरा कर लीजिए अपनी बात। आ जाता हूं। एक तो सवाल मुख्यमंत्री जी पर है, भरोसे का सवाल है कांग्रेस के अंदर ही है। और जिस प्रकार से आपने कवर्धा का जिक्र किया और तमाम सीटों का यहाँ पर जिक्र किया, कवर्धा के अंदर में जिस प्रकार के हालात बने, जिस प्रकार से भगद्वाज का अपमान हुआ, जिस प्रकार के हालात हैं, आज कवर्धा की जनता सवाल कर रही है कांग्रेस से, उसका जवाब चुनाव के अंदर में मिल जाएगा। कोंडागांव का आपने जिक्र किया, कोंडागांव के अंदर में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, आज कांग्रेस ने ही पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी जिनको मंत्री बनाया है लेकिन नकार दिया है, कोंडागांव से ही उनके खिलाफ विरोध के स्वर निकल करके आ रहे हैं, उनके गांव से ही लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए तो आप कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है, आपका दावा है कि उलटफेर करने के लिए तैयार है बीजेपी और बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की। अंशुल जी, पूरा दावा है बीजेपी का 13 ही नहीं, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर इस बार कमर कस के मैदान में है बीजेपी। आत्मविश्वास भरपूर दिखाया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे आप? जी महोदय, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी।
और जब जे आदिवासियों की बात करने वाले, आदिवासी भाइयों का सम्मान करने वाले, आपके लाइव डिबेट में ही बता चुके हैं कि आदिवासियों को ये कितना अछूता समझते हैं। ये कहते हैं कि हमने चरण पादुका योजना को बंद करी। अरे महोदय मान्यवर, कब तक उनको चरण पादुका देकर खरीदते रहोगे महोदय? अब हमने उनको इतना सक्षम कर दिया है कि वो चरण पादुका खरीद भी सकते हैं और आपको भी खरीदवा सकते हैं, पूरी बीजेपी को भी खरीदवा सकते हैं। अब तो इस प्रकार की भ्रमवाद की राजनीति छोड़ दो महोदय। और आपने कहा कि हमारी टिकट बंटवारा कब हो जाएगा? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं साहब कि हम सच्चे सनातनी हैं। अभी पितर पक्ष चल रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके तथाकथित कहे जाने वाले आदरणीय चाणक्य जी जब रात को 12-12 बजे यहां पर बैठक करते थे और उनको कॉपी पेस्ट ही करना था, तो वो बैठक किस नाम से करते थे? आप तो यह कहते हैं आपके पास एक नेता नहीं मिला जो धरसीवा विधानसभा में उतार सके, आपको अभिनेता का सहारा लेना पड़े, इसलिए आप डरे हुए हैं महोदय। कहां से लड़ेंगे? पाटन से लड़ेंगे या कहीं और जाएंगे भाग करके? ये तो आला कमान तय करेगा और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ चलिए, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, उसके बाद मध्य प्रदेश के मेहमानों का रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में नारेबाजी हो रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मऊगंज होशंगाबाद के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय और विरोध किया जा रहा है प्रत्याशियों का। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदीप पटेल को मऊगंज से प्रत्याशी बनाया है, सिटिंग एमएलए है, उन्हें मैदान में उतारा है। लेकिन इसके बाद अब यहां के कार्यकर्ता पहुंच गए भोपाल बीजेपी कार्यालय और टिकट बदलने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि ना केवल मऊगंज बल्कि होशंगाबाद के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और देखिए विरोध के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मऊगंज होशंगाबाद इन सीट से जिन सिटिंग एमएलए को प्रत्याशी बनाया गया, उन्हीं के खिलाफ कार्यकर्ता अब विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है पार्टी के लिए और इन चुनौतियों को कैसे साधा जाएगा? देखिए, चुनाव का जब दौर होता है जया, तो फिर इसी तरह के मसले सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का पहले नजारा देख लीजिए आप। ऐसे नजारे चुनाव के दौर में ही देखने को मिलते हैं। काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नजर आ रहे हैं। कुछ नर्मदापुरम के लोग हैं, मऊगंज के लोग हैं, गरौट के लोग हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो टिकट यानी चौथी जब सूची जारी हुई तो फिर यहाँ लोग पहुंचे हैं। चौथी सूची के बाद कईयों के नाम, ये हड़कंप मचा हुआ एक तरह से। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम कट सकते हैं। कुछ विधायकों को टिकट मिले हैं तो उनका हो सकता है। कुछ लोग खड़े हैं। आप लोग क्यों आए? क्या होशंगाबाद विधानसभा नर्मदापुरम से आए हैं और मुख्यतः सारे भाजपा परिवार, जिसमें अनेक पूर्व सरपंच हैं, अपने जिला पंचायत के मेंबर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, बहुत सारे वरिष्ठ साथी, जिसमें मीसाबंदी भी शामिल है, स्वतंत्रता संग्राम परिवार के लोग शामिल हैं। सब लोग एकमत होकर यह बात कहने आए हैं कि जो वर्तमान में हमारी नर्मदापुरम होशंगाबाद विधानसभा की परिस्थिति ही है, वहाँ कार्यकर्ताओं के लिए और अन्य जनमानस के लिए भी अनुकूल व्यवस्था नहीं है। वर्तमान विधायक जी के साथ में सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और जो अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति के तहत। जी तो आप देखिएगा, भूपेंद्र यादव जी से भी तमाम लोगों ने मुलाकात की है और ये तस्वीरें बहुत अलग हैं। इस समय तमाम लोग पहुंच रहे हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का, जैसा आप कह रहे थे कि ये नर्मदापुरम के लोग हैं और ये देखिए हर एक लोग मिलना चाहते हैं। और आप कुछ कह रहे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत के तहत जिन लोगों ने आवेदन निवेदन किया है, उनमें से किसी को भी अगर प्रत्याशी बनाया नाम जाता तो है, सब लीजिए, एक मत से नाम उन्हीं के तो साथ ठीक में है, रहेंगे। सब जानते हैं, भारतीय लेकिन जनता किनसे नाराज हैं, जरा नाम भी तो बताइए जी। नाम बताइए, किससे, कहाँ है आप लोग नाराज, किससे, ये नाम बता दीजिए। नहीं, विषय नाराजी का नहीं है। विषय वर्तमान में जो भाजपा की परिस्थिति है उससे नाराजी है। हम चाहते हैं अनुकूल स्वतंत्रता का माहौल हो, वहाँ सब कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर समन्वय की स्थिति बनना चाहिए। जो हमें किस नेता से क्षुब्ध हैं? कौन कर रहा है कार्यकर्ताओं का अपमान? वर्तमान विधायक से नाराजगी नहीं, वर्तमान विधायक से नाराजगी है लोगों की, तब तो बिल्कुल सर जी। देखिएगा, कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाला नहीं चलेगा। परिवर्तन चाहिए होशंगाबाद में। मतलब ये लड़ाई पूरी परिवर्तन की है। परिवर्तन की लड़ाई होशंगाबाद में किसी को भी हो जाए, किसी को भी हो जाए, अच्छी मतों से जीतेंगे। मैं 2 बार से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। परिवर्तन चाहिए, किसी को भी टिकट। शरद जी, सिर्फ अकेली बात यहाँ की नहीं है। आप देखिए तस्वीरें मैं और दिखाता हूँ। ये मऊगंज के लोग हैं। आप देखिए, ये लगातार इस तरह का विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है। आप लोग कहाँ से आए? विधानसभा से आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी अपना
अपने क्षेत्र का चाह रहे हैं। प्रदीप तो हो तो गया, आपके यहाँ से प्रत्याशी मिल गया प्रदीप पटेल। हमारे क्षेत्र का है क्या? प्रदीप पटेल नहीं चाहिए, हमें क्षेत्रीय चाहिए। मऊगंज विधानसभा में कैंडिडेट हुए, हमारे क्षेत्रीय नहीं हुए, हमें क्षेत्रीय चाहिए। तो आप लोग की मुलाकात हुई, किसी से बात हुई? हमारी किसी से बात नहीं हुई, जो अंदर हुई हमारे बड़े कार्यकर्ताओं की हुई है, लेकिन हम ये जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ है, हमें लग रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो वो थक चुके हैं और अब उन्हें लग रहा है कि हमें आराम की जरूरत है। पटेल सनातनी विरोधी है, पूरा सनातनी विरोधी। तो सनातन की बात भी हो रही है, और भी कुछ लोग हैं। देखिए आप, तस्वीरें बहुत है इस समय। आप लोग कहाँ से आए? खंडवा विधानसभा क्षेत्र। क्या चाह रहे हैं खंडवा में? खंडवा में क्या है कि 3-4 साल से अगले 20 साल से जो भी विधायक रहा है उसने कोई काम नहीं करवाया है। हम चाह रहे हैं कि मतलब अब जो विधायक बने, हमारे बीच से जो हमारा भाई हो, कोई भी मतलब हमारा लड़का हो, मतलब वो बने विधायक। नए चेहरे को चाहिए, कोई भी नया चेहरा। बिल्कुल, कोई मतलब विधायक से विरोध है, लेकिन नया चेहरा कोई भी चलेगा। हाँ, नया चेहरा का क्योंकि पूर्व में जो विधायक था उसने खंडवा में कोई भी विकास कुछ भी नहीं करवाया। 15 साल में। कितने लोग आए हैं? करीबन 150 जाने, 150-200 जाने। 250-300 लोग ये खंडवा के हैं, मऊगंज के हैं। भीतर भी आप देखिए, तस्वीरें आपको मिल जाएगी। और ये बीजेपी दफ्तर है, मतलब जिस तरह से चुनाव के दौर में देखने को मिलता है, ये तस्वीरें शायद दर्शक भी देखना चाह रहे होंगे। आप लोग कैसे आए, क्या चाह रहे हैं? मनोज सैनी जी, संकोच भी है, झिझक भी है और खुलकर कहने का अंदाज भी है। तो मनोज जी ने हमें हर रंग दिखा दिया बीजेपी कार्यालय में। डॉक्टर सीता शरण शर्मा, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा होशंगाबाद में उनकी तरफ था। प्रदीप पटेल को मऊगंज से बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है और खंडवा से देवेंद्र जी हैं विधायक, शायद उनकी तरफ इशारा था। कुछ जगह संकोच था, झिझक थी कि क्या बोलें, बंद कमरे में बोल कर आए हैं। और कुछ जगह एकदम खुला खेल फरुखाबादी था कि नहीं झेलेंगे, बहुत हो गया है, अब इनको हटाना ही चाहिए, बाहरी है ना। तो इस तरह की बातें भी हमने सुनी है। चलिए, मध्य प्रदेश के हमारे बीजेपी कांग्रेस के जो प्रवक्तागण मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, ये समय है जब बीजेपी कार्यालय में इन कार्यकर्ताओं को और नेताओं का सामना करने के लिए एक बड़ी मजबूत रणनीति की ज़रूरत होती है कि ये लोग आते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा मंजर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यालय में बहुत आम है और ये भी नहीं है कि ये तूफान है जो उड़ा के रख देगा बीजेपी या कांग्रेस को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जगह इनको समझा बुझा के काउंसलिंग करके रवाना किया जाए। तो है आपकी मजबूत तैयारी काउंसलिंग की, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव के समय चूँकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की पर्सनल एस्पिरेशंस होती हैं, अपने हिसाब से तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कई बार ऐसी स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर इस तरह की स्थिति कम बनती है, क्योंकि ये 2-3 विधानसभा क्षेत्रों के लोग बताया आपने। लेकिन जो भी बात किसी कार्यकर्ता ने कही है, मैं समझता हूं कि पार्टी के नेतृत्व ने उन सारी बातों को सुना है और पार्टी के सामने सारी स्थितियां रहती हैं। कोई एक पक्ष या दूसरा पक्ष या तीसरा पक्ष की बात नहीं होती है, और जो भी पार्टी के हित में, जो भी उस क्षेत्र के हित में होता है, पार्टी फैसला करती है। जितेंद्र जी, आपके यहाँ मंजर बड़ा बदला है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक दिन पहले एक नेता ने कांग्रेस के बातचीत में बंसल न्यूज़ से कहा कि अब हम भी कार्डर बेस्ड कल्चर की तरफ तेज़ी से बढ़ चुके हैं। मास बेस्ड पार्टी हैं, लेकिन हमने सीखा है और इसका श्रेय हमारे नेता कमलनाथ को है, जिन्होंने हमें मंडलम, सेक्टर, पन्ना प्रमुख इस प्रक्रिया की तरफ भी बहुत मजबूती से ले गए। और अभी तक कमलनाथ जी के बंगले से, जो कि एक तरह से पीसीसी जैसा ही है, आप कह लीजिए दूसरा पीसीसी है, और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से भी अभी कांच टूटने, दरवाजे को थपथपाने, जो बड़े आम मंजर माने जाते हैं कांग्रेस में चुनाव के पहले, ऐसे दृश्य देखे नहीं गए। तो क्या कहें कि मास बेस के साथ कार्डर बेस पार्टी भी होने जा रही है कांग्रेस? शरद जी, अभी मनोज सैनी जी को देख रहा था, वही बात जो हम कहते रहे हैं कि 20 सालों की सरकार, 18 सालों की सरकार में विकास नहीं हुआ है। हमारी उस बात की पुष्टि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि इस विधायक को बदलो, 20 साल से विधायक है और विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि लगातार कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और दूसरी चीज एक और जो देखने में आई है वो ये है कि जब वो जनता के पास जाता है कार्यकर्ता, तो वो जनता उससे सवाल पूछती है कि यार मुख्यमंत्री तो 25,000 घोषणाएं कर दी, श्रावण के महीने में 450 में सिलेंडर दे दूंगा,
वो सिलेंडर कहाँ है भैया? कोरोना के काल में भी इसी तरह के सवाल जनता ने पूछे थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में जाने में घबरा रहे थे। तो निश्चित तौर पर जब आप लंबे समय तक शासन में रहते हैं और विकास सड़क पे नहीं दिखता है, जमीन पे नहीं दिखता है, धरातल पर नहीं दिखता है, तो इस तरह की स्थिति बनती है। और आपने जो अभी सवाल किया काडर बेस का, निश्चित 2018 के बाद आप ये देखिए कांग्रेस के संगठन में एक मजबूती आई है। हमारा सबसे निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता था, जो हमारा पॉइंट होता था, वो ब्लॉक अध्यक्ष होता था। आज हमने मंडलम बनाए, सेक्टर बनाए, बूथ कमेटियां बनाई और पन्ना प्रमुख तक हमारा बना है। ये कमलनाथ जी के आने के बाद हुआ है। तो निश्चित संगठन मजबूत हुआ है। उसके परिणाम 2018 में भी आपने देखे और 2018 के बाद जो नगर निगम और जिला पंचायतों और जनपदों के चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा कि हमारी मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। एक भी महापौर शरद जी नहीं होता था, 5-5 महापौर अगर हमारे पास। जितेंद्र जी, एक बड़ी दिलचस्प बात ऐसे ही जहन में कौंध उठी क्योंकि आपके यहाँ से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिए मेरा ये कहना है कि जाते भी हैं और आते भी हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, उसी की तरफ तो आपका ध्यान खींच रहा हूँ। हमारे आपके यहाँ से जो गए वो आपका कल्चर वहाँ ले गए और जब सम्मिश्रण होता है तो एक कल्चर दूसरी जगह जाता है और बीजेपी से जो आपके यहाँ आते हैं वो वहाँ का कल्चर लेके आपके यहाँ जा रहे हैं। अब कौन सी धारा कहाँ मजबूत हो गई? आज शरद जी परिप्रेक्ष्य में देखें अपन तो बदला हुआ माहौल है। आज निश्चित तौर पर हमारे मतलब आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं बीजेपी कार्यालय में अगर ये मंदिर देखूं, नहीं हम बोल कर रहेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। और आपके यहाँ सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं, नेतृत्व आगे बढ़ रहे हैं, को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, इसलिए विरोध किस ओर भारतीय जनता पार्टी। चलिए ये तो हुई एक विनोद प्रियता की बात, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता राजनीतिक दल जब साथ चलते हैं एक दूसरे के प्रभाव को भी ग्रहण करते हैं। जया बिल्कुल, तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं भोपाल से, क्योंकि एक बड़ी बैठक बीजेपी की ओर से आज बुलाई गई है। 15 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी, लेकिन उसके पहले शाम 7 बजे आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जानकारी आपको दे दें, इस बैठक में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। इसके अलावा सत्ता संगठन से जुड़े तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज होने वाली बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण। चलिए दिल्ली में ही आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। एआईसीसी कार्यालय में शाम 5 बजे होगी बैठक। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर होगा मंथन। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर। तो आप ये तय मानिए कि इस समय कांग्रेस के अधिकांश नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, क्योंकि उसके बाद होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश पर विचार विमर्श होगा, तो दिल्ली पहुंच गए हैं। और जया, मैं आपको बताऊं कि एक चुनाव में मैं दिल्ली में था, तो ये बात शायद 2013 की होगी। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो एक बड़े नेता के बंगले पर थे, उस समय टेलीफोन कॉल्स उतनी सस्ती नहीं होती थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मंजर है? तो बोले भाई साहब टेलीफोन एक्सचेंज हो गया हूँ, मेरा तो टिकट का आता पता है नहीं, लेकिन भोपाल मध्य प्रदेश से सब तरफ से फोन आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये स्थिति रहती है। जी बिल्कुल, तो देखिए बैठक दिल्ली में आज कांग्रेस की होने जा रही है, लेकिन इसी बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आज की बैठक में नाम फाइनल हो जाएंगे। दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें, पहले दूसरे चरण के अधिकतर नाम आज होने वाली बैठक में फाइनल हो जाएंगे। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। यहाँ मतलब आज शाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें अधिक नामों पर विचार होगी और मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। हाँ, 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के तो रुकना चाहिए। तो देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक दल की ओर से अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं और अब सिलसिला शुरू होगा तूफानी दौरे का। तो करने के लिए पार्टियों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा उड़न खटोले बीजेपी ने बुक किए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ दिग्गज नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से एक दिन में, क्योंकि बहुत सी सभाएं की जा सकती हैं, मुख्यमंत्री के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर बुक करने की तैयारी है।
कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेताओं और कमलनाथ के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि किराए पर हेलीकॉप्टर देने वाली कंपनियां इस बात को अब तक उजागर नहीं कर पाई हैं। ये नहीं बताया गया है कि किस पार्टी ने कितने हेलीकॉप्टर बुक किए हैं, लेकिन ये तय है कि उड़न खटोले में बैठकर सभा स्थल पर पहुंचा जाएगा और वहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। बिल्कुल जया, और मैं आपको बता दूं कि ये तो एक ट्रेड सीक्रेट होता है, बिजनेस सीक्रेट होता है, तो कोई भी कंपनी, लेकिन अधिकतर जो जमशेदपुर है झारखंड का, वहाँ कई एविएशन कंपनीज हैं जो इसमें अपने हेलीकॉप्टर्स देती हैं। और मध्य प्रदेश के 3 नेता ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के उड़न खटोले हैं। इसमें कमलनाथ जी हैं जिनके पास एक हेलीकॉप्टर है और एक छोटा विमान है, और संजय पाठक जो हैं उनके पास भी एक छोटा विमान है, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और पटेल साहब हैं मालवा से, इंदौर से, उनके पास भी एक हेलीकॉप्टर है और बड़ी मदद करता है ये हेलीकॉप्टर। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, बड़ा सच्चा अनुभव है। और मैं 1999 का ये लोकसभा चुनाव था जब बड़ी जल्दी चुनाव हो रहे थे, और हम एक 6 सीटर अमेरिकन बिल्ट एक प्लेन था, भोपाल से 3 पत्रकारों के साथ मैं सतना पहुँचा। और जब हम सतना से भोपाल के लिए अपना दौरा ख़त्म करके उड़ने वाले थे तो दोनों युवा पायलट थे प्लेन के, और प्लेन का लेफ्ट प्रोपेलर ख़राब हो गया, वो चल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, या मैं जो करूं तो आप किसी से राज नहीं खोलेंगे, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हम लोग जल्दी में थे, हमें नहीं मालूम, हमें लगा इनको पता होगा, यही कुछ पेचकस वगैरह लगा के ठीक कर लेंगे। लेकिन उसने सतना के सबसे बड़े, उसने बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का ही वो टूर था, उसने कहा जो सबसे अच्छा कार मैकेनिक है उसको बुलवाइए। तो एक कार मैकेनिक साहब आए, उन्होंने पहले तो प्लेन के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई, फिर उन्होंने पायलट्स ने बताया कि यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है जैसा कार में होता है, तो आपको ये इसको दूर करना है। उन्होंने साहब पेंचकस से वो खोला उसको, और करीब 2 घंटे में उस खराबी को दूर कर दिया, और वो प्रोपेलर फर 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 फिर घूमने लगा। अब हम कुछ देर बाद प्लेन उड़ा और हवा में थे, पायलट तो मस्त थे, लेकिन हम पत्रकारों के बीच में ये चर्चा हो रही थी कि अनाड़ी ने ठीक किया है, अब क्या हो सकता है। हमने कहा कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ भगवान का नाम लीजिए और उड़ चलिए। तो ये कई चीज़ें होती हैं। और उन पायलट से जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जिसको मैं यहाँ तो उजागर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जब चुनाव का समय आता है तो हमको टैक्सी की तरह चलने के आदेश होते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार एक बहुत बड़े नेता को लेके वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और उसका हेलीकॉप्टर का लेफ्ट साइड का फ्लैप हवा में खुल गया। बड़ी लापरवाहियाँ भी होती हैं, ईश्वर ना करे कि इस समय तो राजनेताओं को भी हड़बड़ी नहीं दिखानी है। हेलीकॉप्टर में अगर कोई कठिनाई, दिक्कत महसूस होती है, कंप्लेंट करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है, खराब मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है, ये सावधानियां रखना भी बहुत जरूरी है। जया, बिल्कुल, तो हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ किस्सा तो शरद जी ने आपको बता दिया है, लेकिन चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, ये जानने के लिए सीधे प्रशंसा का रुख करते हैं। प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो चुनाव के वक्त हम देखते हैं प्रचार प्रसार काफी तेजी से किया जाता है, लेकिन कैंपेनिंग में हेलीकॉप्टर की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार जो नेता है वो हेलीकॉप्टर का यूज क्यों करते हैं। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े नेताओं के दौरे होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव प्रचार किया जाता है। सभा स्तर पर जल्दी पहुंचा जा सकता है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जल्दी से हो, टाइम की बचत हो, इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो जाते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन में 8 से 10 सभाएं की जा सकती है। चुनाव प्रचार में आप देखते हैं बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, धुआंधार दौरे भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही देखिए अलग अलग ग्राफिक्स बता रहे हैं, डबल इंजन और सिंगल इंजन विमानों की अलग अलग कीमत होती है, और उन कीमतों के हिसाब से जो है बड़े बड़े नेता अपने विमान तय करते हैं। डबल इंजन विमान महंगे होते हैं, सिंगल इंजन विमान जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। जेट विमान का एक दिन का किराया आपको बता दें लगभग 2 से 4 लाख तक होता है। टर्बो कॉर्प का किराया लगभग 1.5 लाख होता है। एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख तक का किराया होता है, लेकिन डबल इंजन का जो हेलीकॉप्टर होता है उसका किराया ज़्यादा होता है। तो देखिए ये आपको खर्च भी हम बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पर कितना खर्च किया जाता है चुनाव प्रचार के दौरान। डबल इंजन और सिंगल इंजन विमानों की कीमत हमने आपको बताई। सुरक्षा के नज़रिए से हेलीकॉप्टर भी अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा पसंदीदा विमान कौन से, देखिए डबल इंजन चॉपर की मांग सबसे ज़्यादा होती है।
चार्टर्ड एयरक्राफ्ट। देखिए ये आपको बता रहे हैं कौन से वो विमान है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं, इनको क्यों पसंद किया जाता है ये भी बताएंगे। जेट देखिए ये सबसे ज्यादा यूज में आता है। टर्बोकॉर्प, इसका इस्तेमाल भी नेता ज्यादातर करते हैं। AW 139 चुनाव प्रचार के दौरान इसका इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा होता है। AW 109 ये भी पसंदीदा विमान है जब चुनाव प्रचार किया जाता है। MG 900 हेलीकॉप्टर, इसका भी हम देखते हैं ज्यादातर इस्तेमाल राजनेताओं की ओर से किया जाता है। और चलिए अब आपको सीधे जया के पास लिए तो इस पूरी खबर पर विश्लेषण करेंगी और एक एक रिएक्शन भी मेहमानों से लेंगी। ओवर टू यू जया। और ये भी बता दूं जया मैं आपको कि अब शादियों में भी जो बड़े किसान हैं वो बहू लाने के लिए भी बड़ा एक ट्रेड रहता है। हरियाणा में तो बहुत है, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हमने हेलीकॉप्टर देखा। जी बिल्कुल शरद जी, जैसा कि आपने बताया कि किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जब कोई नेता पहुंचता है तो एक अलग रौब होता है, भीड़ ज्यादा सभा स्थल पर पहुंचती है और ऐसे में शायद किसान भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि क्षेत्र में एक पैड बन सके, एक रौब के हमारी किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को बिठा लो तो उसकी झांकी जम जाती है। जी, गुरु बैठे सीएम के साथ, उतरे अभी कमलनाथ जी के संगे, बहुत ही मजा आया भैया। जी तो देखिए तमाम खबरों पर हमने विश्लेषण किया, अंत में बहुत मजा भी आया शरद जी, क्योंकि हेलीकॉप्टर को लेकर आज विश्लेषण बहुत ज्यादा हो गया है। फिलहाल तमाम राजनेता आप सब भी हेलीकॉप्टर में बैठे, हालांकि बैठे ही होंगे। अंशुल जी, उमेश जी, जितेंद्र जी, दीपक जी और पत्रकारों को भी शुभकामनाएं कि ये सैर चलती रहे और चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों। जी उमेश जी आप कह रहे हैं कुछ? जी देखिए अभी मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर का जो विश्लेषण हुआ, आपने भी कुछ किस्से बताए जी, लेकिन जो उसका निचोड़ निकल करके आया आपके माध्यम से भी दोनों राज्यों की जनता, पांचों राज्यों की जनता ने सुना है कि डबल इंजन पर बड़ा जोर था। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर पे ज्यादा विश्वास था, तो जनता भी समझ चुकी है कि किस प्रकार से डबल। चलिए इस पे फिर करेंगे, बैठेंगे आपके साथ, बात होगी सर, बिल्कुल बात होगी। बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत धन्यवाद आप चारों का, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना। शुक्रिया जया, शुक्रिया प्रशंसा। बने रहिए बंसल न्यूज पर, चुनावी घंटा बजता रहेगा, चुनावी खबरें चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।